जीएसएस स्ट्रेटजी पार्ट 1 की वीडियो में हमने बुक्स, टीचर्स और मास्टर प्लान के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज ये दूसरा वीडियो है जहाँ पे जो कि सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो चीज़ हमने पढ़ा, कल मैंने आपको बुक लिस्ट वगैरह बताया, तो वो पढ़ा उसको कैसे रिवाइज करें, उसको कैसे लॉन्ग टर्म तक अपने माइंड में रखें। दूसरा चीज़ क्या था कि मॉक्स जो होते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि कुछ मॉक्स के थ्रू भी अपने जो कंसेप्ट्स है या जो जीके है उसके मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, उसको रिवाइज में हमें हेल्प मिल सकता है। तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तीसरा चीज़ आपको बोनस स्ट्रेटजी मैंने बताया था कि एक बोनस टिप बताऊंगा जिसके थ्रू आपके इंस्टेंटली 10-15 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके आप पहले पार्ट 1 देखो। सबसे पहला पॉइंट है कि हाउ टू रिवाइज। देखो, रिवाइज कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई हैं। 3 तरीके से हम करते हैं रिवाइज। जो पहला तो होता है कि डेली रिवीजन, ये खास मैंने जीके की बात कर रहा हूँ। दूसरा है वीकली रिवीजन और तीसरा है मंथली रिवीजन। बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुमने मंडे को पढ़ा, फिर नेक्स्ट कोई क्लास होगा, जैसे मैंने बताया था कि क्लास वगैरह परचेज कर सकते हैं, तो जैसे मंडे को पढ़ा तुमने और नेक्स्ट ट्यूसडे है, तो मंडे वाले जो पढ़ा उसको रिवाइज करो ट्यूसडे को। जब ये वेडनेसडे आ गया तो वेडनेसडे में नई चीज़ें तो पढ़नी ही है, बट ट्यूसडे वाला रिवाइज कर लो। मंडे वाला नहीं भी करा तो भी चलेगा, बट एक दिन पहले का तुम्हें रिवाइज करते चलना है। और जब सैटरडे संडे आएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी जब मास्टर प्लान बता रहा था तो वहाँ पे मैंने सैटरडे और संडे को ऑफ रखा था, रिवीजन के लिए टाइम दिया था। यहाँ पे जो तुमने पूरे 5 दिन पढ़ा, यहाँ पे 5 डेज में, वो सब तुमको रिवीजन डे में रिवाइज करना है। एक दिन चाहो तो तुम थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह भी कर सकते हो या आधा दिन पढ़ सकते हो। आपको मेनली ये सैटरडे और संडे रिवीजन डे और रेस्ट डे ही रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो चीज़ तुमने 5 दिन पढ़ा उसको मतलब एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए तुम्हें टाइम मिल जाएगा। नहीं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो, ये तो हो गया अपना डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन। अब बात करते हैं मंथली रिवीजन की। अब देखो, ये तो जो तुमने 1 वीक पहले पढ़ा वो रिवाइज करना है, लेकिन मान लेते हैं अभी 4 वीक हो गए तो लगभग 1 महीना हो गया है, तो उसका भी तो पूरा एक साथ भी रिवाइज तो करना ज़रूरी है ना। यहाँ तक अगर तुम मंथली रिवीजन करते हो तो 3 बार रिवाइज तो तुम्हारा ऐसे ही हो चुका है। देखो, 20 दिन मैंने शेड्यूल में बताया था कि 20 दिन तुम्हें कुछ ना कुछ न्यू पढ़ना है ना। और 10 दिन मैंने बोला था रिवीजन, तो जिसमें 8 दिन तो तुम्हें समझ में आ गया कि सैटरडे संडे के थ्रू करना है। बाकी बचे 2 दिन। इस दिन तुम्हें मतलब पूरे मंथ में तुमने क्या पढ़ा वो तुम्हें रिवाइज करना है। जैसे जीके की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो नोट्स, जो भी नोट्स होंगे उसको तुम्हें, क्योंकि देखो अभी एक बार तुम 2 बार तो एटलीस्ट तुम रिवाइज कर ही चुके हो। एक तो 1 दिन पहले रिवाइज किया था और जो सैटरडे संडे को रिवाइज किया था मंथली, तो वो कर लिए। तो अब तीसरा बार रिवाइज करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा और 1 महीने का तुम आराम से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है कि देखो अभी रिवीजन वैसे तो हम करते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें PYQs करने हैं। और PYQ के लिए पिनैकल चैप्टर वाइज बुक से बेटर बुक कोई नहीं हो सकता है। क्यों, मैं बताता हूँ अभी। इसे तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी ये बुक तुम परचेज कर लो, ये तो मस्ट ही है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे अपने जीके के जर्नी में मुझे मिला है। क्यों, मैं अभी बताता हूँ। इससे क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें जो भी चैप्टर वाइज जैसे जैसे कंप्लीट करते जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने हिस्ट्री कंप्लीट करा या हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, तुम्हारा पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, किसी से भी तुमने चाहे यूट्यूब से पढ़ा या कहीं से भी पढ़ा, तुम्हें क्या करना है, ये बुक उठानी है और हिस्ट्री इस तरीके से तुम्हें सेक्शन होगा, वहाँ पर जाके हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। PYQs पिछले कई सालों के होते हैं, लगभग 4-5 सालों के, उसके क्वेश्चन तुमको देखने हैं, जाके पढ़ने हैं, इस तरीके से अंडरलाइन करना है। अभी देखो PDF भी अवेलेबल होता है, बट PDF में इस तरीके से अंडरलाइन वगैरह नहीं कर सकते हो। ये जैसे देखो मैंने यहाँ पे 756 पे टिक कर दिया, यहाँ पे 760 पे टिक कर दिया। जब अगली बार जाऊँगा तो इसको रिवाइज कर लूँगा। तो मैं क्यों बोल रहा था पिनैकल। सबसे पहला चीज़ तो फ़ायदा होता है कि किरण वगैरह में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो जस्ट बाद में नहीं होता है। यहाँ पे 755 क्वेश्चन नंबर है, ये मेरा स्क्रीन मैंने अपने बुक की फ़ोटो खींची है, तो देखो यहाँ पे C है, उसका जस्ट आंसर, उसके नीचे आंसर है। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो होता है वो जस्ट क्वेश्चन के बाद देता है। तो इससे क्या होता है कि कुछ नए पॉइंट्स भी मिल गए। जैसे ये गदर पार्टी वाला जो क्वेश्चन था,
ये मैंने एक मॉक में देखा था, तो वहाँ से मैंने इसको पढ़ा था। मुझे किसी टीचर ने ये गदर पार्टी वाला नहीं पढ़ाया था, लेकिन जब मैंने फिर से ये जब मॉक लगाया तो इसमें मुझे कुछ और नई चीज़ें मिल गई। जैसे कि ये कब स्टार्ट हुआ था, मतलब जैसे 1913 को हुआ था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके ऊपर कई सारे तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी जैसे MTS में ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रिवोल्यूशन फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, इनमें से कौन सा रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन था। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, ये गदर पार्टी। अभी यही कभी नेक्स्ट बार पूछ सकता है कि ये कब हुआ था, पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था, किसने किया था। तो ये देखो, बाबा जावला सिंह, संतोख सिंह एंड सोहन सिंह। इसके ऊपर एक ही चीज़ के ऊपर 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चीज़ पढ़ने से ना तुम्हारे एक चीज़ में 3-4 तरीके के मतलब क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ये चीज़ जैसे मान लेते हैं अभी ये चीज़ था, अभी ये तुम्हें किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया है। अब इस चीज़ को क्या करना है ना कि तुम्हें अपने नोटबुक में ऐड कर लेना है। मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो में कि जो भी नोट्स बनाओगे वहाँ पे 1 पेज 2 पेज तुम्हें छोड़ते जाना है। तो उस 1 पेज 2 पेज के अंदर तुम्हें क्या लिखना था, ये लिखना था। इससे 80% तो या 70% तो वह टीचर पढ़ाता है, बट उसे 100% करने की जिम्मेदारी ना स्टूडेंट्स की होती है, और इस ऐसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मॉक्स के थ्रू अपने लीवरेज कैसे कर सकते हैं, मॉक्स का कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं वैसे तो मॉक हमें टेक्स्ट बुक, ओली बोर्ड, एटलीस्ट 2-3 प्लेटफॉर्म का तो देना ही चाहिए। लेकिन टेक्स्ट बुक में ये चीज़ अच्छी है। अच्छा क्या है कि जब भी तुम GS का तुम उसके अंदर सेक्शन देखोगे तो उसके अंदर हर क्वेश्चन के बाद तुम्हें अच्छा सॉल्यूशन देता है। एक उसको बोलते हैं की पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर। इस अगर यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है, अगर कुछ तुम्हें नया मिलता है तो इसको फिर से तुम्हें अपने नोटबुक में, जैसे अभी बताया PYQ के लिए, वैसे ही तुम्हें कुछ भी नया मिले, चाहे तुम्हें मॉक से मिले, PYQ से मिले, किसी नए टीचर का तुम कोई ऐसे यूट्यूब पे क्लास देख रहे थे, वहाँ से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, उसको अपने नोट उसमें ऐड कर लेना है। जैसे देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। देखो जैसे ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे अभी क्वेश्चन था, इसमें मैंने पढ़ा कि साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट इसका आंसर है। मुझे ये तो पता था, बट फॉर एग्जांपल मुझे ये क्वेश्चन नहीं हो पता होता, तो साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट तो मैंने पढ़ लिया। लेकिन साथ साथ यहाँ पे तुम्हें देखो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का भी डेफिनेशन दिया है, फ्रिक्शनल का भी दे दिया है, ठीक है ना। और भी थोड़े 1-2 और होते हैं एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन किसी और जगह पे भी वो सब देता है। और साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये सब पढ़ते हैं। अब जैसे ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, मतलब इसी टॉपिक से कभी पूछ देगा स्ट्रक्चरल क्या है, फ्रिक्शनल क्या है, या फिर घुमा फिरा के इसके अंदर कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब ये पढ़ोगे और जब ये की पॉइंट्स पढ़ोगे, जब भी आप मॉक्स का एनालिसिस करते हो, मेरे मॉक्स के एनालिसिस में सबसे ज़्यादा टाइम जी को ही जाता था, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं और इसको फिर अपने नोटबुक में लिखना था। अभी मैथ्स में क्या है, जैसे 25 क्वेश्चन होते हैं तो मैक्सिमम लोग 20-22 कर लेते हैं क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो भी उनको आ रहे होते हैं, या कई बार होता है कि नहीं आता है 1-2 क्वेश्चन। बट जीके में तो लगभग हर बार तुम्हें 10-15 नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसके लिए इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये चीज़ है जो थोड़ा सा तुम्हें मॉक के थ्रू अपने आप को अपने जीके को इम्प्रूव करना है। और इसके थ्रू अगर जैसे मान लेते हैं तुम्हें ये आता भी था, इन फिर भी एक बार इंट कर लेना है। इससे क्या होगा कि देखो साइक्लिकल तो याद हो ही जाएगा, फ्रिक्शनल याद हो गया, स्ट्रक्चरल याद हो गया, और 1-2 और पॉइंट्स होंगे उसके थ्रू, तो वो भी याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपना मॉक का हेल्प के थ्रू तुम अपने सिलेबस को इस तरीके से और फास्ट कंप्लीट कर सकते हो। मतलब उसमें थोड़ा और चीज़ें, नई चीज़ें ऐड कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। अब देखो ये अभी तक मैंने लगभग पूरा प्रोसेस बता दिया कि क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है, PYQs करने हैं, पिनाकल से चैप्टर वाइज PYQ, मॉक से आपको नई चीज़ें सीखोगे। देखो एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, लूसेंट। मैं अभी तक किसी को नहीं बोला कि लूसेंट पढ़ो, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ पाया था, तो मैं दूसरों को एडवाइस नहीं कर सकता कि यार तुम लूसेंट पढ़ लो। लेकिन इतना करने के बाद ना, मैं जब लूसेंट फिर से जब दोबारा किताब खोला तो मैं ईजिली पढ़ पाया, क्योंकि मैक्सिमम जो लूसेंट के अंदर कंसेप्ट थे उसमें मतलब मुझे मान लेते हैं 60% 70% तो याद है, कुछ 20% 30% जो चीज़ें नहीं याद होंगी उसको, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो मतलब PYQ के थ्रू भी मिला तुम्हें, मतलब PYQ के थ्रू जो आ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो कभी नहीं पूछा है वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी एक बार अगर तुम रीड कर लोगे ना, तो कभी थोड़ा बहुत चांस होंगे कि हाँ यार
इधर से कभी 30% से भी क्वेश्चन पूछ दिया तो वो थोड़ा बहुत भी याद होगा ना तो तुम्हें हेल्प मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मेमोरी में भी सेव हो जाता है तो बहुत काम देता है वो। नेक्स्ट बात करते हैं बोनस टिप की। जैसे मैंने बताया था अब वो टाइम आ गया है इस मतलब अभी तक तुम लोग सोच रहे हो क्या एग्जैक्टली। तो देखो मैं सही बता रहा हूँ 10 से 15 मार्क्स मेरे मेंस में बढ़े हैं। तो एक्चुअल में क्या है ना, इसको मैं बोलूँगा कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना। कैसे बढ़ा? एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके। कैसे? सबसे पहली चीज़ तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा ही है कि सबसे पहले इसको अपने मॉक्स में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ अभी मैं बताने वाला हूँ जाके सीधा एग्ज़ाम में अप्लाई कर दिया तो शायद से फ़ायदा ना दे। कैसे करना है मैं देखो बताता हूँ। कैलकुलेटेड रिस्क का क्या मतलब है? हर जगह तुम सुनते होंगे कैलकुलेटेड रिस्क लो। सो रिस्क में देखो अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, अटेम्प्ट्स होते हैं। तुमने लगभग हर टीचर से सुना होगा कि अटेम्प्ट्स ज़्यादा होने चाहिए। तो सेम जीके के लिए भी अगर जीके के लिए अटेम्प्ट्स ज़्यादा होंगे ना तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे देखो अब कैसे रिस्क लेना है, रिस्क वहीं पे लेना है जहाँ पे तुम्हें 60% चांसेस हो कि हाँ ये जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो सही है। अगर 60% 70% है तो ही लेना है, 50% से नीचे हो तो लेना ही नहीं है। देखो जैसे अभी मैं हाल फिलहाल में एक मॉक दिया था, सो उसमें ये क्वेश्चन था, स्वामी विवेकानंद गिव हिज फेमस स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस इन शिकागो इन। कौन से साल में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दिया था? देखो तो अभी मुझे ये याद नहीं था, लेकिन मुझे ये याद था कि जो इन्होंने रामकृष्ण मिशन है ना, सो वो 1897 में उन्होंने ये दिया था और 1903 में उनका डेथ हो गया था। ये डेट मुझे याद था, लेकिन ये मुझे याद था कि उससे लगभग 4 साल पहले वहाँ पे इन्होंने अमेरिका में ये अपना स्पीच दिया था। लेकिन मुझे डेट याद नहीं आ रहा था कि, और मुझे ये याद था कि कुछ साल पहले ही दिया था, 3 साल या 4 साल। तो मुझे मतलब 50-50 मुझे लग रहा था कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और मेरे अंतर आती से बोल रहा था कि 1893 ही होगा, 1893 ही होगा। वो 4 साल ही था। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा देखो। अभी एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ तुमने देखी कि मैंने कैसे डेट को याद किया है, एक सीक्वेंस में याद किया है कि 1893 में और उसके 4 साल बाद वो इंडिया आया जहाँ पे उन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्टार्ट किया, और उसके बाद कुछ सालों बाद ही 1903 में उनका डेथ हो गया था। और ये भी याद किया है कि मैंने कि 1905 में तो अपना वो बंगाल वाला डिवाइड हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हो गया था, तो उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये मैंने ऐसे याद किया है। तो ये टाइम फ्रेम, जिस तरीके से टाइम फ्रेम मैं याद कर रहा हूँ ना, ये भी याद करने में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। तो इस तरीके से याद करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे तुक्का ही मारा था। अगर तुम यहाँ पे टाइम देखो ना 23 सेकंड, जीएस के क्वेश्चन में 23 सेकंड कौन लगाता है? मैं 23 सेकंड इसीलिए लगा रहा था, मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था कि ये दोनों में से कौन सा सही होगा, और मेरा एक्चुअल में ये आंसर सही हो गया है, देख लो। तो ये चीज़ समझ में आया, ठीक है, कि कैसे लेना है। अब देखो मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ कि कैसे अगर रिस्क लोगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। अब जैसे प्री की हम बात करते हैं, देखो सारे क्वेश्चंस किसी के नहीं आते हैं। जितने मैंने भी कुछ टॉपर्स का जो भी थे और जो अच्छे जिन्होंने मार्क्स वगैरह लिया उनके मैं देखा था, तो वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट देते हैं। और ये चीज़ मैं जब मॉक दे रहा था तो उसमें मैंने खुद एक मतलब एनालिसिस किया था, तब मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ मिली थी जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अभी। कि देखो अगर जैसे मान लेते हैं तुम 10 क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लेते हो, ठीक है, इनमें से मान लेते हैं तुम्हारे दो ये जो रिस्क लेना है ऑफकोर्स 60% 70% जब तुम्हारी सिक्योरिटी हो तभी लेना है। 60% से 50% से नीचे हो तो नहीं लेना है। तो चांसेस क्या हैं कि सही हैं? अगर 10 करोगे, अगर 60% है तो यूजुअली चांसेस हैं, अगर इसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चला जाए तो 6 सही हो जाएंगे। देखो बुरा से बुरा स्थिति होगा तो 4 सही होंगे, 3 तो सही होंगे ही ना। तो अगर हम मान लेते हैं अगर 3 सही भी हो गए तो भी तुम्हारे मार्क्स अगर तुम छोड़ के आते तो तुम्हें उससे ज़्यादा तुम्हें 2.5 मार्क्स मिल गया। कैसे? जैसे अगर 3 सही हो गए तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अभी निगेटिव भी जाएगा क्योंकि 7 × 0.5 है तो निगेटिव जाएगा, तो कितना जाएगा? ये 3.5 है और ये तुम्हें 6 मिले तो 6 - 3.5 2.5 मार्क्स तुम्हें पॉजिटिव मिल गए। अगर तुम ये सारे 10 क्वेश्चन छोड़ के आते तो तुम्हें नहीं मिलते ये 2.5 मार्क्स, लेकिन 2.5 मार्क्स बढ़ गए तुम्हारे। अगर मान लो अगर यही 4 क्वेश्चन सही हो गए तो तुम्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 50-50 सच में 50-50 हो गया तो 7.5 मार्क्स तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये चीज़ शायद से मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने यूट्यूब पे बताया होगा। लोग करते तो हैं लेकिन कई सारे लोगों को खुद ही नहीं पता होता है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि 60% प्रोबेबिलिटी होती है, अगर वो मैच कर गया तभी ये हो सकता है। क्या हो सकता है? 6 सही हो जाएंगे,
4 गलत तो तुम्हारे 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं। और 10 मार्क्स का क्या होता है वो उन बच्चों से पूछो जिनके मार्क्स इससे 1-2 मार्क्स से रह गए हैं। लोगों के पॉइंट्स के आसपास उनका जाके रह जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और मैं बताऊँ, मेरे 302 कट ऑफ था जनरल के, मेरा 312 मार्क्स थे, मेरा 2500 अप्रॉक्स रैंक है और इसमें टोटल 8 यानी 5500 बच्चे तो सिर्फ 10 मार्क्स के डिफरेंस पे है। तो तुम टैक्स असिस्टेंट से सीधा जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हो सिर्फ 10 मार्क्स की इससे। और यहाँ पे देखो 7-3 अगर हो गया, थोड़ा लक अच्छा रहा तुम्हारा ज़्यादा तो 12.5 भी मिल सकते हैं। देखो बट इसका ड्रॉबैक भी है, मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं बताऊंगा, जो रियलिटी है वो भी बताऊंगा। चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हम पहले ही 60% 70% लेके चल रहे हैं, तो ऐसा बहुत कम ही चांस होगा कि 2 ही सही हुए या 1 ही सही हुए, है ना। तो अगर देखो अगर 2 ही सही हुए तब तो 0-0 हो जाएगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर यहाँ पे अगर 1 ही सही हुआ तो आपके -2.5 हो सकते हैं मार्क्स। 10 में से एटलीस्ट एक तो इतना बुरा लक कभी कभी हो ही सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है। ये एक रिस्क है। सेम मेंस के लिए है कि अगर तुम 3 सही करोगे तो तुम्हें +2 मिल सकता है, जो जितना नॉर्मल तुम्हारे मार्क्स आने वाले थे। ये मेंस की बात कर लेते हैं, तो सेम इसमें भी वही कैलकुलेशन है। अभी देखो अगर 3 सही हुए तो +9 -7, क्योंकि इसमें -1 होता है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे तुम्हारे, 6 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर 4 सही हुए तो 5-5 50-50 रहा तो 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, 14 मार्क्स 18 मार्क्स। अब तुम समझ रहे हो कि यार एक मार्क्स कितना ज़्यादा मैटर करता है, और लक अच्छा हुआ तब तो क्या ही होगा पता नहीं। तो मैंने सब कुछ जीके के बारे में इतना डिटेल में इतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता है कि काश मेरे टाइम पे किसी ने यूट्यूब पे बताया हो। तब मैंने खुद कहीं नहीं देखा है कि इतने अच्छे तरीके से किसी ने बताया हो। मैंने अपना 100% दिया है, काफ़ी मेहनत लगा है। होप सो बस कि यही चीज़ जो मैंने बताई वो सब चीज़ जाके अच्छे से डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और हाँ,